Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the FEE online MDCAT preparation. This is Dr. Numan Asgar, your biology expert. So let's start today's topic. Reactions of photosynthesis. This is for the checking of your knowledge. Photosynthesis proceed in sequence of dark phase and light phase only, light phase and dark phase only. So the answer is Charlie. Now we will discuss about the light direction of photosynthesis. तो सबसे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज देखेंगे। सबसे पहले है रिडॉक्स प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस एक रिडॉक्स प्रोसेस है। रिडॉक्स प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइंड रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो रिडक्शन की अगर बात करें दैट इज़ द रिमूवल एडिशन ऑफ प्रोटॉन या हाइड्रोजन। तो अब क्या होता है फोटोसिंथेसिस में रिडक्शन कहाँ पे होती है? कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये जो प्रोटॉन है इसमें ऐड हो गया, हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गई। ऑक्सीडेशन क्या है? डेट इज द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो वाटर जो कि रिएक्टेंट है फोटोसिंथेसिस में वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज द ऑक्सीडेशन। इज द लाइट रिएक्शन, जिनको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस भी कहते हैं। दे यूज़ लाइट डायरेक्टली, जो सनलाइट फॉल करती है प्लांट्स में तो उसको ये डायरेक्टली इनटेक करते हैं और उससे बनाते हैं NADPH2, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट एंड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट इज द डार्क रिएक्शंस, जिनको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस भी कहते हैं और इनको हम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट मेल्विन कैल्विन। ये हम जब डार्क रिएक्शन स्टडी करेंगे तब उसमें डिटेल से भी इसको डिस्कस किया जाएगा। ये NADPH2 और ATP जो कि लाइट रिएक्शन में बनते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, ये लाइट डायरेक्टली यूज़ नहीं करते। तो NADPH2 फिर एज ए रिड्यूसिंग पावर बिहेव करते हैं और जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है वो केमिकल एनर्जी के तौर पे काम करते हैं जो कि लाइट एनर्जी से बनती है। तो NADPH2 रिड्यूसिंग पावर ऐसे प्रोवाइड करते हैं कि ये जो प्रोटॉन इसमें मौजूद होता है इस प्रोटॉन को प्रोवाइड करते हैं कैल्विन साइकिल में और उससे क्या होता है कि ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। वी विल स्टडी इन द डार्क रिएक्शन। नेक्स्ट इज फोटोसिस्टम। जो फोटोसिस्टम्स हैं वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के क्लस्टर्स को कहा जाता है। फोटोसिस्टम्स क्लस्टर्स का मतलब जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो कंबाइन होकर ज्वाइन होकर फोटोसिस्टम्स बनाया होता है इन्होंने, जो हमने थाइलाकॉइड्स में भी डिस्कस किया था। और इन फोटोसिस्टम्स के अंदर ये जो फोटोसिस्टम्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में, और थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होकर वहाँ पे ये फोटोसिंथेटिक सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसमें लाइट को एब्जॉर्ब करना, एनर्जी की फॉर्मेशन, NADPH2 की फॉर्मेशन, वो सारी उस थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन या थाइलाकॉइड के ल्यूमन में कैरी आउट हो रही होती है। वो नेक्स्ट हम लेक्चर्स में डिस्कस भी करते हैं। अब फोटोसिस्टम्स का के अंदर जो पार्ट्स आते हैं उनमें आता है एंटीना कम्प्लेक्सेस एंड रिएक्शन सेंटर। ये एंटीना कम्प्लेक्सेस एंड रिएक्शन सेंटर। तो पहले एंटीना कम्प्लेक्सेस को डिस्कस कर लें। एंटीना कम्प्लेक्सेस जो हैं इनमें क्लोरोफिल A के मॉलिक्यूल्स हैं, क्लोरोफिल B के मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें कैरोटीनॉइड्स भी होते हैं और ये हमने डिस्कस किया कि ये चैनल करते हैं एनर्जी को टू दी क्लोरोफिल A। और फिर इसमें प्रेजेंट होते हैं रिएक्शन सेंटर। जो रिएक्शन सेंटर है फोटोसिस्टम का उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल A के मॉलिक्यूल्स, ओनली क्लोरोफिल A। क्लोरोफिल A मौजूद होगा उनमें और उनमें मौजूद होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और वहाँ पे मौजूद होता है इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। So next is chemiosmosis, movement of hydrogen ions across the thylakoid membrane from high to low concentration. As we know, osmosis is the movement of molecules from the high to low concentration. ये एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है
तो इसमें केमी का मतलब है केमिकल, केमिकल कौन सा, हाइड्रोजन आयन की बात हो रही है यहाँ पे। जो NADPH2 प्रोवाइड करेगा हाइड्रोजन आयन, वो क्रॉस करेंगे थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन से। कंप्लीट प्रोसेस हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। फिर नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, इसमें फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है ATP की फॉर्मेशन, और अगर ये ATP की फॉर्मेशन एक नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो यानी कि नॉन साइक्लिक पाथवे के थ्रू होगी तो उसे हम नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन कहेंगे, और अगर वो साइक्लिक पाथवे के थ्रू होगी तो उसे हम साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन कहेंगे। ये दोनों स्टेप जो हैं ये लाइट रिएक्शंस में आते हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 का डिफरेंस स्टडी करेंगे अब हम। तो इधर नंबर 1 पॉइंट कि फोटो सिस्टम 1 कंसिस्ट ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्बिंग बोथ लॉन्गर एंड शॉर्टर वेवलेंथ्स ऑफ लाइट, जबकि फोटो सिस्टम 2 जो है वो कंसिस्ट ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल विच एब्जॉर्ब ओनली शॉर्टर वेवलेंथ्स ऑफ लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है। इसके रिएक्शन सेंटर पे जो क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 700 वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, और इसके रिएक्शन सेंटर में जो क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 680 वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। फोटो सिस्टम 1 lies on the outer surface of the thylakoid membrane and it lies in the inner surface of the thylakoid membrane. In this system molecular oxygen is not released. Molecular oxygen release नहीं होती। In this system molecular oxygen is released by the photolysis of water. It participates in both cyclic as well as non-cyclic flow of electrons. It is involved only in the non-cyclic flow of electrons. तो ये अभी हम देखते हैं ये क्या होता है। So now we are going to start the non-cyclic phosphorylation. Phosphorylation जो हमने डिस्कस किया कि that is the formation of ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एक एनर्जी मॉलिक्यूल है और वो फॉर्म होगा यहाँ पे। और जो हमने लाइट रिएक्शन के इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया कि इसके अंदर एक रिड्यूसिंग पावर भी फॉर्म होती है जिसको हम NADPH कहते हैं। तो ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे ये प्रेजेंट होते हैं फोटो सिस्टम्स, फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1। The wavelength of 680 is absorbed by the chlorophyll A molecules of photosystem 2. The wavelength of 700 is absorbed by the chlorophyll A molecules of photosystem 1. तो इन दोनों का हम डिफरेंस ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हमने डिस्कस करना है कि कैसे ये नॉन साइक्लिक वे में फॉस्फोराइलेशन टेक प्लेस करती है। सो हेयर यू कैन सी कि whenever there is a falling of the sunlight on these chlorophyll A molecules, they will absorb the 680 wavelength of light. chlorophyll A के मॉलिक्यूल जब सनलाइट को रिसीव करेंगे तो एक्साइटेड स्टेज में चले जाएंगे और एमिट करेंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन्स टू दी reaction that primary electron acceptor। तो क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल्स, अब ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे ही सनलाइट फॉल करती है इसमें डिफरेंट जो है वो वेवलेंथ्स होती हैं, और ये जो रेड से मैंने शो किया यहाँ पे ये शो कर रहा है असेसरी पिगमेंट्स को। ये मैं यहाँ पे असेसरी पिगमेंट शो कर देता हूँ। ये जो वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे वो आगे पास करेंगे क्लोरोफिल बी को, उसके बाद क्लोरोफिल ए पे आ जाएगा जो कि रिएक्शन सेंटर में मौजूद है। क्लोरोफिल ए जब रिसीव करेगा वो एनर्जी तो वो एक्साइटेड स्टेज में चला जाएगा और वो एमिट कर देगा 2 इलेक्ट्रॉन जो कि एक्सेप्ट करेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएंगे तो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स में एक होल क्रिएट हो जाएगा। यू कैन से कि यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन्स की कमी वाक़या हो जाएगी, तो उस इलेक्ट्रॉन की जो कमी है उसको कवर अप करेगा एक और मैकेनिज्म जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं फोटोलाइसिस। दैट इज द ब्रेकडाउन ऑफ water molecule in the presence of light. It will form 2 hydrogen ions या 2 protons plus
2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाफ O2, या इसे हम सिंपली इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिसे हम नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं, दैट इज सिंगल ऑक्सीजन एटम। अच्छा, इस रिएक्शन के बाद यानी कि फोटोलाइसिस होगी, जिसमें वाटर की ब्रेकडाउन होगी, जिससे 2 प्रोटॉन मिलेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फॉर्म हुए हैं, दीज इलेक्ट्रॉन आर देन फिलिंग द होल इन द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, और इस तरीके से वो इलेक्ट्रॉन की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। वो जो होल है यानी कि जो यहाँ पे एनर्जी डाउन हो गई वो फिलअप हो जाएगी। और ये आपने देखा इस रिएक्शन में ये ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हुई। एज यू नो कि जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है वो क्या है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो कि रॉ मटेरियल है, और वो फिर बनाते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज होती है इन दैट रिएक्शन। तो ये ऑक्सीजन जो है ये हमने देखा कि इसकी जो लिबरेशन है वो नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में हो चुकी है, और वाटर की जो वर्किंग है वो भी नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन हमारे सामने आ गई। अब ये स्टेप कौन सा है? ये स्टेप है जिसे हमने डिस्कस किया था अपने इसी लेक्चर के अंदर, जब हमने बात की थी ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन क्या है? दैट इज रिमूवल ऑफ द प्रोटॉन। अब इधर से आपने देखा कि वाटर से प्रोटॉन रिमूव हो गया, ऑक्सीजन रिलीज हो गई। तो ये वो ऑक्सीजन जो कि इस रिएक्शन में आपको नज़र आ रही है। अब यहाँ पे नज़र आ रही है आपको ऑक्सीजन O2। अब एंटोस्टेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ये जो हाफ O2 है ये कैसे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगी। तो उसके लिए याद रखिएगा कि अब मैं इसको इससे शो करता हूँ, जब 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उससे 4 प्रोटॉन बनेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो कंप्लीट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। जब क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से कि हाउ ऑक्सीजन इज़ फॉर्म्ड, तो वो ऑक्सीजन कितने वाटर मॉलिक्यूल से फॉर्म होती है, तो ये याद रखना है कि 2 वाटर मॉलिक्यूल से वो एक ऑक्सीजन जो है वो मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म होता है। तो अब हम आते हैं अगेन इस कॉन्सेप्ट पे कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन मूव करके क्लोरोफिल ए के उस होल को फिल कर लेंगे। अब इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव कर गए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। देन क्या हुआ, फिर हम आते हैं इस फोटोसिस्टम 1 पे। सनलाइट फॉल की, अगेन क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेज में चले गए, और यहाँ से फिर 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में आ गए। इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का होल क्रिएट हुआ, उस होल को कौन फिल करेगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ मूव करेंगे वाया दीज इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। इसलिए हम इस पूरी जो चेन है इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं, ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो सके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ओके। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कैरी करेगा, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का नाम है प्लास्टोक्विनोन। दैट इज बेसिकली आइसोप्रीनॉइड है ये प्लास्टोक्विनोन। 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने रिसीव किए, ये फिर इलेक्ट्रॉन्स को पास कर देगा टूवर्ड्स साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो कि आयरन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, ये मैं यहाँ पे ही मेंशन कर देता हूँ, इधर ओवर देयर, ये आयरन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं। और जो प्लास्टोसायनिन हैं दे आर कॉपर कंटेनिंग
प्रोटीन्स, दीज आर द कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन्स। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन से आएंगे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में, और वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन फिर ये प्लास्टोसायनिन में आएंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फाइनल कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन है? तो प्लास्टोसायनिन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इनिशियल कैरियर कौन है? प्लास्टोक्विनोन। तो जब इलेक्ट्रॉन्स इस हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ मूव करेंगे तो एज यू नो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ, ये मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि अब आपको पता चल चुका है। तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ATP from ADP and inorganic phosphate. So that is the first product that is formed in this non-cyclic phosphorylation. So that is the first product formed. So again इसको देख लें पहले कि सनलाइट फॉल की क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेज में गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव होकर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में आ गए। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन का होल यहाँ पे क्रिएट हुआ उसे वाटर ब्रेक डाउन करके फोटोलाइसिस के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफ़र कर देगा टू द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये मैं बताता हूँ प्रोटॉन का क्या फंक्शन है। फिर उसके बाद जब सनलाइट यहाँ पे फॉल करेगी 700 की वेवलेंथ जब आएगी, ये एब्जॉर्ब करेंगे क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल, एक्साइटेड स्टेज में जाएंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसे एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जब होल क्रिएट होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाई इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मूव करके इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे और इससे इसकी जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है, जो होल क्रिएट हुआ था, वो फिल हो जाएगा। और इस हाई एनर्जी से जब लो एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो ऑब्वियसली एनर्जी रिलीज होती है। तो देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ ATP इन दिस केस। तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो फॉर्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट में क्या होगा कि जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में यहाँ पे मौजूद हैं, इनको फाइनली एक स्मॉल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, अगेन ये दिस इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ये इलेक्ट्रॉन स्मॉल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, तो ये लेवल भी सेम ही होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ये एंजाइम NADP रिडक्टेज, और ये एंजाइम फिर रिएक्शन करवाएगा। दैट रिएक्शन इज NADP प्लस 2H प्लस, और जिसके नतीजे में क्या बनेगा NADPH प्लस H प्लस, या हम इसको NADPH2 भी लिख सकते हैं। और इस तरीके से सो डैट इज़ दी सेकेंड प्रोडक्ट जो कि रिड्यूसिंग पावर है इन द कैल्विन साइकिल, वो इसमें फॉर्म हो गई। प्रोटॉन हैं जो मैंने आपको बताया था, यहाँ से जो प्रोटॉन बने, ये प्रोटॉन यहाँ पे इस NADP के साथ रिएक्ट करेंगे एंड दे विल फॉर्म द NADPH2 दैट इज़ द रिड्यूसिंग पावर। तो इसको देख लें दोबारा से। अब ये जो फेरिडॉक्सिन है दैट इज़ अगेन द आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। सो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स आर देयर, तो आपने बताना है 2 होती हैं जी आयरन कंटेनिंग। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है कि विच वन इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द केस ऑफ फोटोसिस्टम 1, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन कैरियर, तो आप बताएंगे फेरिडॉक्सिन। और फाइनली ये इलेक्ट्रॉन कौन कैरी कर रहा है, NADP रिडक्टेज कैरी कर रहा है, और ये रिएक्शन करवा रहा है, NADPH2 की फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये बहुत कम्प्लेक्स
है, और लेकिन इसको बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम होती है तो आपने अगेन मुझसे पूछना है, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं इस पूरे यूनिट से, बायो एनर्जेटिक्स। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जब वेवलेंथ ऑफ लाइट आती है तो एक फोटॉन से नॉर्मली एक इलेक्ट्रॉन ही एक्साइटेड होता है। तो यहाँ पे हम दो इलेक्ट्रॉन्स को क्यों शो करते हैं, तो उसका आंसर ये है कि दो इलेक्ट्रॉन्स को इसलिए शो किया जाता है क्योंकि इस NADP रिडक्टेज को दो इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं, फिर वो NADP को NADPH2 में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन होंगे और दो प्रोटॉन मिलेंगे, तो फिर ये NADPH2 की फॉर्मेशन होगी। तो इस तरीके से ये दो प्रोडक्ट्स जो हैं ATP और NADPH2 फॉर्म हो गए इन द नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। So this non-cyclic phosphorylation is also known as Z scheme due to the representation of this whole represent Z. So इसलिए इसको Z scheme कहा जाता है। Now next is cyclic phosphorylation. In cyclic phosphorylation only photosystem one is involved which absorb 700 wavelength of light. So when light fall over here, sunlight fall over here, तो इससे क्या होगा, ये जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेज में जाएंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसको रिसीव करेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो एडिशन होगी, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एक्सेप्ट करेगा फेरिडॉक्सिन, फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन में आएंगे, वहाँ से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स एंड देन प्लास्टोसाइनिन, और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन वापस फोटो सिस्टम 1 पे आ जाएंगे। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। और इसमें नो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, इसमें फोटोलाइसिस नहीं होती वाटर की। अब इसमें क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू इसके दो पॉइंट्स हैं जहाँ पे एनर्जी की फॉर्मेशन होगी। एक जब इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन से प्लास्टोक्विनोन पे आएंगे, इन दैट स्टेप देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ ATP फ्रॉम ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ ATP। और जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से प्लास्टोसाइनिन पे आएंगे तो एनर्जी की फॉर्मेशन होगी अगेन ADP, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP फॉर्म होगा। तो इस साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में देयर इज़ ओनली ATP इज फॉर्म्ड, और इसमें नो NADPH2 फॉर्मेशन, NADPH2 की फॉर्मेशन नहीं हो रही। ये कैरी आउट तब होता है जब ATP जो रिक्वायर्ड होता है केल्विन साइकिल में, जब उसकी कमी होती है, वो उतनी अमाउंट में फॉर्म नहीं होता, तब जो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है वो स्टार्ट होती है। और आपने देखा कि यहाँ पे दो फिर पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे ATP की फॉर्मेशन होती है। सो ये वो पॉइंट्स थे, और इसके अलावा भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन का क्या डिफरेंस है। सो नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ केमी ऑस्मोसिस। सो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये आपके सामने ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन है। So that one is the outer thylakoid membrane, that one is the inner thylakoid membrane, and that is showing the lumen. बहुत इंपॉर्टेंट है इसके पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करना है, और इसमें हर चीज़ नोट करनी है आपने कि कौन सा जो कंपाउंड है वो किस जगह पे फॉर्म होता है और किस प्रोटीन की या इलेक्ट्रॉन कैरियर की क्या फंक्शन है, ये सब कुछ आपने नोट करना है। सो अब आगे ये ल्यूमन, अब इनर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है ये कम्प्लेक्स जो कि स्प्लिट करता है वाटर को, एंजाइमेटिक कम्प्लेक्स ऑब्वियसली, जो स्प्लिट करेगा वाटर को, ये इनर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। और आउटर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है NADP रिडक्टेज। अब आपको पता है कि ये जो थाइलाकॉइड है दैट इज़ प्रेजेंट इन द स्टोमा जहाँ पे ग्रेना प्रेजेंट हैं और इंटरग्रेना इज प्रेजेंट ओवर देयर, तो इसकी सराउंडिंग में स्टोमा है।
अब ये यहाँ पे मैंने शो किया है दैट अगेन द नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के स्टेप्स के जो फोटोसिस्टम 2 है वो इस जगह पे प्रेजेंट होता है अ लिटिल लोअर देन फोटोसिस्टम 1। जब सनलाइट फॉल करती है फोटोसिस्टम 2 पे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में चले गए, वो मैं यहाँ पे शो नहीं कर रहा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से मूव करके फोटोसिस्टम 1 में आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये शो किया दैट इज साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स दैट इज बेसिकली इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP। साइटोक्रोम है, अब इसका फंक्शन सुने गौर से। जब ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास होकर साइटोक्रोम में आते हैं, सो द 2 इलेक्ट्रॉन्स ओवर देयर फाइट, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले आते हैं प्लास्टोक्विनोन पे और उसके बाद फिर आते हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स पे, फिर प्लास्टोसाइनिन पे। तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जब इन इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है तो उसकी एनर्जी से वो क्या करता है कि वो स्ट्रोमा से 2 प्रोटॉन्स जो हैं उसको कैरी करके तो ल्यूमन ऑफ द थाइलाकॉइड में ले आता है। इसका मतलब उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी से जो ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है ये प्रोटॉन्स को रिसीव करके ल्यूमन में ले आता है, इसलिए इसको साइटोक्रोम को हम प्रोटॉन पंपर भी कहते हैं कि ये प्रोटॉन्स को पंप करता है। अब क्या होगा यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, फिर नेक्स्ट स्टेप है कि ये जो स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है ये वाटर की ब्रेक डाउन करेगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन हाफ O2 की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे अब एक पॉइंट याद रखने वाला है कि ऑक्सीजन की फॉर्मेशन कहाँ हो रही है, कहाँ पे हो रही है, ल्यूमन ऑफ द थाइलाकॉइड में। अच्छा, वाटर की स्प्लिटिंग कहाँ पे हो रही है, वाटर की स्प्लिटिंग ल्यूमन ऑफ द थाइलाकॉइड में, ये भी ल्यूमन में हो रही है। ठीक है, तो दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो देन व्हाट हैपेंड, क्या हमने अभी तक ऑब्जर्व किया कि आपने ये देखा कि प्रोटॉन की तादाद जो है वो ल्यूमन के अंदर इंक्रीज हो चुकी है। ये प्रोटॉन्स यहाँ से मूव करके साइटोक्रोम के थ्रू ल्यूमन में आ गए और वाटर से भी प्रोटॉन मिल चुके हैं। तो इसका मतलब जो प्रोटॉन्स हैं उनकी जो तादाद है वो ल्यूमन में ज़्यादा हो गई है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा से क्योंकि प्रोटॉन मूव करके ल्यूमन में आ रहे हैं तो स्ट्रोमा में प्रोटॉन्स की जो क्वांटिटी है वो कम हो चुकी है। तो अब ये जो प्रोटॉन्स हैं ये एक कम्प्लेक्स जो यहाँ पे ये बनाया मैंने, ये FO एंड F1 कम्प्लेक्स, जो F1 है दैट इज़ ATPase जो ATP की फॉर्मेशन करता है, और जो इसमें FO है दैट FO, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि दैट FO इज़ प्रोवाइडिंग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन प्रोटॉन्स। तो ये जो प्रोटॉन्स हैं उनको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि यहाँ से ये जो प्रोटॉन्स हैं ये मूव करके FO के साथ अटैच होंगे इधर, ये इसको कैरी करके लेकर आएगा ओवर देयर। तो यहाँ से प्रोटॉन मूव करके ये F1 में आएंगे। F1 में जब प्रोटॉन आएंगे तो उनके अंदर जो एनर्जी होगी उसके नतीजे में क्या होगा, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP की फॉर्मेशन होगी। जब ये एनर्जी फॉर्म हो जाएगी तो द रिमेनिंग लो एनर्जी जो यहाँ पे स्ट्रोमा में आ जाएंगे प्रोटॉन्स। सो व्हाट हैपेंड एक्चुअली कि प्रोटॉन्स जिनकी तादाद जो है वो ल्यूमन के अंदर अब इंक्रीज हो रही है, जो एक्यूमुलेट हो रहे हैं ड्यू टू दिस पंपिंग एंड ड्यू टू वाटर ब्रेकडाउन, और स्ट्रोमा में उनकी कमी हो रही है। तो कैमी ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस इज हाई से लो में जो मूवमेंट होगी अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और कैमी का मतलब यहाँ पे ये कि प्रोटॉन की बात हो रही है, यहाँ पे वाटर की बात नहीं हो रही। तो प्रोटॉन्स जो हैं वो मूव करेंगे फ्रॉम द ल्यूमन इनटू द स्ट्रोमा वाया दिस ATP सिंथेज एंजाइम, और इसके 2 कंपोनेंट्स F4 F1। जो F1 है वो ATP की फॉर्मेशन करेगा और जो प्रोटॉन है वो स्ट्रोमा में आ जाएंगे। अब इनके पास कोई एनर्जी नहीं है या वेरी लो एनर्जी प्रेजेंट है। सो नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट की जो एक प्रोडक्ट जो है ATP जो है वो फॉर्म हो चुकी है यहाँ पे। अब दूसरी प्रोडक्ट जो है दैट इज़ द रिड्यूसिंग पावर, तो उसको अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉन पास होकर इस पे आते हैं फोटोसिस्टम 1 पे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन में जाते हैं, देन NADP रिडक्टर इस पे ये इलेक्ट्रॉन मूव करके आते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे जो NADP है Dp+, it will receive these protons and form NADPH
2, that is the reducing part। और अब यहाँ पे जो चीज़ नोट करने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ऑब्जर्व भी कर लिया होगा लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ आपको। एटीपी की फॉर्मेशन कहाँ पे हो रही है? स्ट्रोमा में। NADPH2 की फॉर्मेशन कहाँ पे हो रही है? स्ट्रोमा में। NADP रिडक्टेज कहाँ प्रेजेंट है? आउटर मेम्ब्रेन। स्प्लिटिंग वाटर कहाँ पे हो रहा है? ल्यूमन में। और ऑक्सीजन कहाँ पे बन रही है? ल्यूमन में। तो these steps are very important to understand. So this is all about the chemiosmosis and the light reactions. तो ये फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस जो दो हमने डिस्कस करने हैं, उसमें लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन का एक डिफरेंस है जो हमने पहले भी डिस्कस किया। और उसमें एक चीज़ ऐड कर लें कि इसमें ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में होते हैं और ये स्ट्रोमा में परफॉर्म हो रहे होते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। तो लाइट रिएक्शंस में जो दो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक पाथवेज हैं उनका डिफरेंस देख लेते हैं कि इसमें फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है, इसमें दोनों इन्वॉल्व होते हैं। रिएक्शन सेंटर इसका P700 है, इसका P680 एंड P700 दोनों मौजूद होते हैं। इसकी प्रोडक्ट्स हैं ATP और इसमें प्रोडक्ट ATP एंड NADPH दोनों बनती हैं। इसका ड्यूरेशन शॉर्ट होता है और ये लॉन्ग होता है। ये तभी होगा अकर्स व्हेन ATP इज लेस देन NADPH और ये नॉर्मली परफॉर्म हो रहा होता है। चेक योर नॉलेज नाउ। Which of the events listed below occur in the light reaction of photosynthesis? NADP is produced, NADPH is reduced to NADP, carbon dioxide is incorporated into PGA, phosphoglyceraldehyde, ATP is phosphorylated to yield ADP. Now it is absorbed in funnel to reaction center, chlorophyll A. सो अब और इस MCQ का भी आंसर फाइंड आउट करें और MCQ देखें और उसके फिर आंसर्स जो हैं हम नेक्स्ट पे डिस्कस करेंगे। Thank you very much and Allah Hafiz.